लेकिन आज की तारीख में जब आप इतना घूमने के बाद भी आप भी कमिट करने की स्थिति में नहीं है, तो ये मैं मान सकता हूं कि आज बीजेपी को बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही। मैं हूं यासर मलिक। जो मेरी और शशि शेखर जी की फोन पर बात होती है वो अलग कहानी है। टीवी पर बड़ा सोच समझ के हम लोगों को बोलना पड़ता है, लेकिन टीवी पर बोलने से थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि अभी वोटिंग चल रही है। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। कि इस भारत के संविधान को जिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, आज ये कहने के लिए मजबूर हैं कि हम भारतीय संविधान को मानते हैं, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में जो बयान दिया था उसके बाद आज तक एक भी स्पष्टीकरण देना उचित नहीं समझा। ये फर्क लोकसभा इलेक्शन 2024 का तीसरा चरण कल खत्म हो गया, जहां पर 92 सीटों पर चुनाव हुए। उसी को लेकर एक डिबेट की गई, जिसमें राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा ने दलाल एंकरों की जो पोल पट्टी खोली, उसके बाद गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप बिलबिला उठी। आशुतोष शर्मा ने ऐसी कौन सी बात कही जिसे सुनने के बाद अंजना ओम कश्यप भड़क गई और पूरी तरीके से बौखला गई, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसे आपको सुनना जरूरी है, क्योंकि गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने कहा कि कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारी मजबूरी है, जो हम टीवी पर नहीं बोल सकते। आप ये पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। आशुतोष शर्मा ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद अंजना ओम कश्यप बिलबिला गई, आपको ये देखना जरूरी है। और साथ ही साथ आशुतोष शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता ने अंजना ओम कश्यप और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की धज्जियां उड़ा दी। शहजाद पूनावाला अपनी अलग ही राग अलाप रहे थे। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक शशि थरूर ने भी कुछ ऐसी बातें बताई, जिसके बाद बीजेपी में हड़कंप सा मचने की आशंका है, क्योंकि जो लोकसभा इलेक्शन के तीसरा चरण हुआ है, उसके बाद ऐसा लगता है कि अब बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने लगी है। क्या वो इस बार सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? आप ये पूरी डिबेट देखिए। राजनीतिक विश्लेषकों का क्या कुछ कहना है लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए, आप वो पूरी जरूर देख कर जाइए। वोटिंग परसेंटेज को लेकर बात आप लोग पहले कह रहे थे ना कि देखिए प्रधानमंत्री अब डर गए हैं, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो फिर लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे हैं? देश का संविधान तो नहीं कहता है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं, पर वो बोल गए ना मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, और फिर आपकी पार्टी इस पर बात करने से भी कतरा रही है। तो इसका क्या अर्थ समझे? आप लोग भी डरे हुए हैं क्या, जैसे आपके शब्दों में पहले बीजेपी डरी हुई थी? सलमान जी। देखिए अंजना जी, हम लोगों के अगर रीजन होता तो हम डरते। हमारे पास तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से हमें डरना पड़े। मुझे लगता है कि ये ऐसा इलेक्शन है, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ जो साथी बैठे हैं, संजय जी हैं, आशुतोष जी हैं, शशि जी हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग। किसी ने 2-3 महीने पहले ये नहीं सोचा था ये कोई इलेक्शन जो टक्कर वाला इलेक्शन है। और जैसे जैसे इलेक्शन शुरू हुआ और जिस तरह से ये इलेक्शन जा रहा है, अब सब लोगों को समझ आ गया कि जमीनी हकीकत कुछ और है, और दिल्ली में जो हो रहा था वो कुछ और है। और इसलिए हम तो खुश हैं। जहां तक हमने जो प्राइम मिनिस्टर का बोला, देखिए हम प्राइम मिनिस्टर जो हैं आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कल को कोई और हो सकते हैं, पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये जो पोस्ट है ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। इसको हमको बचा के रखना है, इसकी जो डिग्निटी है उसको बचा के रखना है, जो लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस इलेक्शन में, जो पहले तो वो डॉग विसल्स करते थे, इशारे से टारगेट करते थे, इसमें उन्होंने अपना मास्क पूरा हटा दिया। इसलिए हम उनसे नाराज हैं, इसलिए मुल्क के लोग उनसे नाराज हैं। जितनी भी कोशिश अब बीजेपी कर रही है, आपने देखा आज अभी इलेक्शन कमीशन ने एक टेक डाउन ऑर्डर किया कर्नाटका बीजेपी का सोशल मीडिया हैंडल, जो बहुत ही वाहियात एंटी मुस्लिम पोस्ट था, उसको आज इलेक्शन कमीशन ने उसको टेक डाउन ऑर्डर किया। लेकिन वो काफी नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ इनको तो जेल होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम, ये भाइयों को भाइयों से मरवाना चाहते हैं। इनका ये है, इनकी पॉलिटिक्स ये है। लेकिन इनकी पॉलिटिक्स कितना भी करें, हिंदू मुस्लिम कितना भी झूठ बोले, कितना भी ये बोले, इस बार लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि, और आपको तो संजय जी भी बोल सकते हैं, इन्हीं का सर्वे है कि सबसे इंपॉर्टेंट मसले जो हिंदुस्तान के लोगों के सामने हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और महंगाई, और ऐसे ऐसे मुद्दे
जो हमारे लोग इस वक्त तरस रहे हैं कि हम पार्टियां जो हैं, तमाम पार्टियां, इन पे बात करें, हम उनको रास्ता दिखाएं कि हम कहां ले जा रहे हैं हिंदुस्तान को। लेकिन ये अभी भी इन्हीं चीजों में लगे हैं कि भाई हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हम उन चीजों में नहीं लगे हैं, इसीलिए और जो हमारी गारंटीज हैं वो उन इसीलिए राउंड आपने नहीं लालू साहब पर बोलने से क्यों डर रहे हैं मिस्टर सोस? हम ठीक चल रहे हैं। सलमान साहब, सलमान साहब, लालू साहब पर बोलने से क्यों कतरा रहे हैं आप? नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, 2 लाइन मैं बोलता हूँ, नहीं कोई, मैं बोलता हूँ, बताइए। संविधान की दुहाई देते हुए लोकतंत्र बचाने की रैलियां करते हैं, वही संविधान कहता है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। लालू जी कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्या किया जाए? मेरे पास लालू जी का एक ट्वीट मेरे सामने है और उन्होंने तो कहा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वही हो सकता है, ये धर्म के आधार पे, ये रिलीजन के आधार पे नहीं हो सकता। वो तो कहते हैं ये तो सोशल बैकवर्डनेस का इशू है। तो ये बीजेपी वाले इसको कुछ वो हिंदू मुस्लिम एंगल देना चाहते हैं। अब थोड़ा सा शहजादी रुगशेखर जी, आपकी नजर में किसको तनाव में होना चाहिए और कौन ज्यादा तनाव में दिख रहा है? इसका रिवर्स एनालिसिस करते हैं, आपको ज्यादा तनाव में कौन दिख रहा है? अंजना, आपने जो शुरुआत की अपने आज के बुलेटिन की और बीच में भी अभी आपने कहा मैं संभल के बोल रही हूं, तो आपने एक तो मेरी फोन कॉल बचा दी। मैं आपको कॉल करता कि भाई आप इतना पसीना बहा रही हैं तो आखिर निचोड़ क्या है आपका। लेकिन मैं 2 बातें आपसे कहना चाहूँगा। ये मैं संजय जी की बात से 200% सहमत हूँ कि कोई भी पैमाना ऐसा नहीं है। 1971 में मत प्रतिशत गिरा था और उसके बावजूद इंदिरा गांधी बहुत अच्छे बहुमत से जीती थी। 1977 में भी थोड़ा सा ही मत प्रतिशत बढ़ा था, लेकिन इंदिरा गांधी बाहर हो गई थी। तो ये उसका कोई पैमाना नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें दिखने लगी, कुछ चीज़ें दिखती हैं जो चौंकाती हैं। अभी की घटना है हरियाणा की, कुछ लोग जिन्होंने अभी कुछ ही हफ्ते पहले समर्थन दिया था, आज वो अलग हो गए हैं। आया राम गया राम जो है, ये सारा का सारा जो ये इसका जो विमर्श बना और ये जो फ्रेज गढ़ा गया, ये हरियाणा में गढ़ा गया था। आया राम गया राम आज हरियाणा में आज तक चल रहा है। और हरियाणा चौंकाता क्यों है? हर बार आया राम गया राम के साथ एक दिन पहले खट्टर साहब की बड़ी प्रशंसा होती है, खुद प्रधानमंत्री करते हैं, उन्हें अपना मित्र बताते हैं। अगले दिन वहां बगावत हो जाती है, जो मेन पार्टनर है उनका वो बाहर चला जाता है। जैसे तैसे 4 MLA को वो लाते हैं, सरकार बचाते हैं, दूसरे सज्जन आते हैं, आज वो बाहर चले गए। प्रज्वल रेवन्ना के कांड के बाद से ये भारतीय जनता पार्टी की जो बिना दाग की छवि थी वो तो इंटैक्ट है, लेकिन एनडीए की छवि पर जरूर असर पड़ा है। और हरियाणा का जो चुनाव से जस्ट पहले जो कुछ हुआ है ये दिलचस्प है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये उठ किस करवट बैठेगा। अंजना, ठीक है शशि जी, बहुत दिलचस्प है। हरियाणा में जो कुछ हो रहा है सबकी नजर रहेगी। नायब सिंह सैनी साहब क्या संभाल पाते हैं सिचुएशन को, क्योंकि जो परिस्थिति वहां पर है वो डावाडोल इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन आशुतोष जी अब आपकी बारी है, आप भी ध्यान रख के ही बोलिएगा, क्योंकि आप भी जो बोलते हैं उसके बाद से चारों तरफ से तलवारें खींची जाती है, निकाली जाती है मयान से। तो आपको क्या लग रहा है, अगर सुस्त हुई है वोटिंग की चाल तो किसको तनाव में रहना चाहिए? देखिए अंजना जी, बेसिक सवाल क्या है, मैं तो फिसड्डी स्टूडेंट था, तो जो बच्चा बार बार फेल होता है उसको ज्यादा तनाव नहीं होता है। जो कक्षा में टॉप करता है या फर्स्ट क्लास जिसको बार बार आता है वो हमेशा वो टेंशन में रहता है। तो मैं तो ये साफ तौर पर देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त टेंशन में है, उनके चेहरे पे तनाव है और साथ ही साथ जिन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है। मैं तो ये मान रहा था अभी तक दो महीने पहले तक की बात यह है कि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी 300 से कम सीटें लेकर आएगी। लेकिन आज की तारीख में जब आप इतना घूमने के बाद भी आप भी कमिट करने की स्थिति में नहीं है, तो ये मैं मान सकता हूं कि आज बीजेपी को बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, नहीं, मेरे बयान को प्लीज आशुतोष जी मत दीजिए। एक सेकंड, राइडर है आशुतोष जी, जो मेरी और शशि शेखर जी की फोन पर बात होती है वो अलग कहानी है। मैं तो बात ही नहीं कर आप इसको सेंटर स्टेज मत लाइए। अगर आप इसको मत एनालाइज कीजिए कि आप सीट्स बताने की स्थिति में नहीं है। मैं अपना आकलन दे सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों की उससे परेशानी हो जाएगी, तबियत खराब हो जाएगी।
ये मेरा कहने का मतलब था। टीवी पर बड़ा सोच समझ के हम लोगों को बोलना पड़ता है। उसको तो ऐसा ना बताएं कि नहीं बताने की स्थिति में। मैं गई हूँ, मतलब आप सोचिए कि गोंडा, बहराइच, बाराबंकी जैसी सीटों पर गई हूँ, तो मैं बशीरहाट भी गई हूँ, मैं अगर बारामती गई हूँ महाराष्ट्र में, तो मैं गुजरात में भी सूरत गई हूँ। हम लोगों ने पूरा मतलब छान मारा है, उत्तराखंड के गढ़वाल से लेकर राजस्थान की सीटों पर, जोधपुर से लेकर हम लोग सवाई माधोपुर भी गए हैं। तो हम लोग पूरा देख चुके हैं और सब रंग समझ रहे हैं। गुना से लेकर मतलब आपको क्या ही बताया जाए, बिहार का छपरा जहां पर हम लोग का कंटेनर फंसा, तो हम लोग सब सीटों को देखा है और मैं अपना एनालिसिस दूंगी, लेकिन टीवी पर बोलने से थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि अभी वोटिंग चल रही है। बोलिए अब आशुतोष। देखो, मैं भी नहीं चाहूंगा कि किसी की तबीयत खराब हो। चुनाव है, हार जीत तो लगी रहती है। जो बार आप लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं तो कोई गारंटी नहीं लगातार तीसरी बार भी आप चुनाव जीत जाए। हो सकता है आप तीसरी बार बम्पर वोट से जीत जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं, आप जब पोलिंग परसेंटेज की बात है, तो मैं देख रहा हूं कि 2 स्टेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनका जो फिगर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर आप नजर डालें महाराष्ट्र के ऊपर, महाराष्ट्र में अभी तक की जो फिगर्स आए हैं, कम से कम 15% का गैप वहां मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब ये 15% का गैप एक तो उदासीनता को दर्शाता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये 15% गैप किसका वोटर है जो नहीं निकला है या नहीं निकलना चाह रहा, वो नाराजगी किसके प्रति दिखा रहा? क्या वो सत्ता पक्ष के प्रति दिखा रहा, क्या विपक्ष के खिलाफ दिखा रहा, क्या जो शिवसेना को तोड़ा गया उसकी वजह से नाराजगी दिख रही है, क्या एनसीपी को तोड़ा गया उसकी वजह से नाराजगी दिखाई पड़ रही है, या जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में गठबंधन उसको लेकर नाराजगी दिखाई पड़ रही है? तो ये मैं संजय जी की राय से सहमत। दूसरा, अगर आप कर्नाटक को देखें तो कर्नाटक में पिछली बार जब असेंबली के इलेक्शन हुए थे तो 73% वोट पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी थी। आज की तारीख में जब डेटा है तो वहां भी जो पिछले बार 2019 में जिस तरीके से पोलिंग हुई थी उसी तरीके की पोलिंग लगभग यहां दिखाई पड़ रही। लेकिन पिछले बार जब पोलिंग हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी को 28 में से 25 सीटें मिली थी। आज क्या वो स्थिति रिपीट होने वाली है? अगर आप उस वोट परसेंटेज के आधार अगर आप कहेंगे तो शायद ये कह सकते हैं कि हाँ, बीजेपी आगे बढ़ी। मेरा अपना साफ तौर मानना है कि महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, ये 3 वो राज्य हैं जो स्विंग स्टेट आज की तारीख में है। बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगी नहीं बनेगी, यही 3 राज्य तय करेंगे। उसमें थोड़ा बहुत रोल जो है बंगाल कर सकता है। लेकिन अगर आज आप मुझसे शहजाद जी इसका जवाब देंगे। अंजना जी, आज मैंने एक नया तर्क सुना। 18 सीटें पिछली बार पश्चिम बंगाल में आई थी, आपकी पार्टी कहती है हम 25 तक ले जाएंगे हर स्टेट का। ठीक, बोलिए। हाँ, अंजना जी, हालांकि मैं तो स्कूल का टॉपर था, तो मैं पता नहीं आशुतोष जी को कितने मार्क्स मिलते थे, वो विषय नहीं है आज का। पर आज पहली बार तर्क सुनाई दे रहा है कि जो बच्चा देश के लिए मिशन और विजन के साथ कि 10वें से 30वें स्थान पे ले जाना है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना है, 60 करोड़ लोगों तक सामाजिक जन कल्याणकारी नीति पहुंचानी है, और रिवीजन भी कर दिया है उसने, वो मिशन विजन रिवीजन वाला तो बड़ा तनाव में है। और जो पूरा एम्बिशन, करप्शन, कमीशन किधर छुपा और डिवीजन की पॉलिटिक्स लेकर कंफ्यूजन में घूम रहा है, वो बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि वो तो वैसे ही फेलियर है। तो आशुतोष जी बता दीजिए, ये फेलियर जो है, ये अमेठी में क्या आकलन किया आपने? वहां पर कौन तनाव में था? मैं तो कहता हूं अंजना जी, ये क्या टर्न आउट करते हो आप? रन आउट कौन हो गया अमेठी से? डरो मत, वहां से जाकर लड़ो मत हो गए। पर उसमें तो आशुतोष जी को कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, और जो बच्चा देश के लिए लगातार मेहनत से काम कर रहा है उसमें तो उनको एक तरह तनाव नजर आ रहा है। पर 2 बातें मैं बताता हूं मैं तनाव में क्यों। मैं इसलिए तनाव में हूं अंजना जी, क्योंकि राजनीति चलती रहे अपनी जगह पर राजनीति के चक्कर में आप उज्जवल निकम को देशद्रोही बोलकर कसाब की पैरवी करो और यहां पर बैठा हुआ एक व्यक्ति उसका खंडन ना करे। राजनीति चलती अपनी जगह पर, परंतु आप अंबेडकर जी की विचारधारा, मौलाना मोहानी जी की विचारधारा, संविधान सभा की विचारधारा के खिलाफ जाकर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात, और वो भी SC ST OBC के कोटे से करो, और कोई उसको संविधान खिलाफ नहीं बोलता है। वोट जिहाद के नारे लग रहे हैं, उसके खिलाफ एक आदमी बोलने को तैयार नहीं है। संविधान पे खतरा है कि संविधान के साथ है। एक मीम बनाया जाता है, प्रधानमंत्री उस मीम को शेयर करते हैं, वो तानाशाह है। और जो FIR करवा देती है वो तो सुंदर संगीत है वहां पर लिबरलिज्म का। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। अभी आशुतोष जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अभी और कुछ आपको तर्क देने वाले हैं, और शहजाद पूना वाले और अंजना कश्यप की धज्जियां और उड़ाने वाले हैं, तो पूरी डिबेट जरूर देखिए। राम मंदिर बेकार है, राम भक्ति पाखंड है, राम का अस्तित्व नहीं। भाई आया अब्दुल गया अब्दुल, देखे ना। शशि जी, छोटा सा कमेंट आपका, उसके बाद आशुतोष जी आपके पास आ रही हूँ। शशि जी
मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ, आप जानती हैं। बस एक शेर याद आ गया मुझे, मेरे दिल के किसी कोने में मासूम सा एक बच्चा बड़ों की देख के दुनिया बड़ा होने से डरता है। जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मेरे ऊपर बहुत स्नेह रहता है और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करता हूँ। दो तीन चीजें। पहली बात, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग संविधान के बारे में बातचीत करते हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग संविधान के बारे में बात करते हैं, उसकी कसमें खाते हैं, तो वाकई में मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि इस भारत के संविधान को जिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, आज ये कहने के लिए मजबूर हैं कि हम भारतीय संविधान को मानते हैं। क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने भारतीय संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया और कहा इसमें भारतीयता नहीं है, ये अपशकुन की तक की बातें इन लोगों ने की थी। और अभी हाल में 4-5 भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो या कैंडिडेट हैं, जिन्होंने कहा 400 इसलिए चाहिए क्योंकि भारत का संविधान में बदलना है। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बात करते हैं, और बाबा साहब अंबेडकर के बारे में इन लोगों ने 1955 में क्या कहा था, किस तरीके से उनके पुतले जलाए थे। कर्पूरी ठाकुर को के बारे में क्या क्या लोग जनसंघ और बीजेपी के लोगों ने नहीं कहा था, मैं आप शब्द दोहरा भी नहीं सकता। तो अच्छा लगता है, ये भारत के संविधान की मजबूती है, ये भारत के लोकतंत्र की मजबूती है कि जो भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहते, जिन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, आज उसकी कसमें खाने के लिए मजबूर है, क्योंकि यही लोकतंत्र का तकाजा है। और आने वाले समय में भी इनको इसी तरीके से बाबा साहब अंबेडकर को याद करना पड़ेगा, एक बार नहीं 100 बार, कर्पूरी ठाकुर को 1000 बार याद करना पड़ेगा, और संविधान की कसमें खानी पड़ेंगी। अगर नहीं खाएंगे तो हिंदुस्तान की जनता भी अपना फैसला देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। क्या आपकी तलवार उसी धार के साथ इस मुद्दे पर उठेगी? बिल्कुल, मुझे इसका जवाब देना चाहिए था। मैं माफी चाहता हूं, मैंने इसका जवाब नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव ने जो कहा कि मुसलमानों को आरक्षण चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक सलाहियत दिखाई है कि उनको लगा उनसे गलती हो, और 1 घंटे के बाद उन्होंने अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया। इस देश के प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में जो बयान दिया था, उसके बाद आज तक एक भी स्पष्टीकरण देना उचित नहीं समझा। यह फर्क है, और इस फर्क को हिंदुस्तान के लोगों को भी समझना चाहिए। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। और जो आशुतोष शर्मा ने ऐसी क्या बात कही थी जिससे अंजना ओम कश्यप बिलबिला गई, अंजना ओम कश्यप की बिल्कुल बखिया उधड़ गई, आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाइए। और जो राजनीतिक विश्लेषकों ने, यानी आशुतोष शर्मा ने और शशि थरूर ने लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर बड़ी बातें कही है, उससे आप कितना सहमत है? क्या इस बार लोकसभा इलेक्शन 2024 में बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है? क्या बीजेपी के चेहरे पर तनाव दिख रहा है? जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे, उससे आप कितना सहमत है? अपनी राय जरूर दें। और इस बार 2024 लोकसभा इलेक्शन में किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होगी, या इस बार बदलाव का माहौल चल रहा है देश में? क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और हमें खूब ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ऐसे ही रोजाना की डिबेट देखने के लिए।